दोस्तों आज हम पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड स्कीम के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे यूट्यूबर्स अभी फिलहाल पिछले एक दो हफ्ते में यूट्यूब पे आके बहुत सारी राय दे रहे हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के बारे में और कह रहे हैं कि ये सही वक्त है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड में से निकल जाने का। तो गाइस ये बिल्कुल गलत है। अभी जो पिछले 2 हफ्ते पहले यूनिट होल्डर्स का मीटिंग हुआ था पारंपरिक म्यूचुअल फंड ने जो किया था, खुद राजीव ठक्कर उस मीटिंग में बैठे थे। वो मीटिंग का कॉल मैंने पूरा अटेंड किया है और उसमें राजीव ठक्कर जी ने स्वयं बताया है कि क्या रीजन है उनके फंड के ना परफॉर्म करने के और उनसे जो स्पेसिफिक सवाल पूछे गए थे उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले रिव्यू करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप म्यूचुअल फंड का। तो आप देख सकते हो फंड मैनेजर में सबसे ऊपर है राजीव ठक्कर। राजीव ठक्कर अभी तक जून 2013 में उन्होंने ज्वाइन किया था। मतलब जब उनका म्यूचुअल फंड बना था। म्यूचुअल फंड बनने से पहले उनका पीएमएस स्कीम भी था, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट स्कीम। वो तो उनका 2007 से चल रहा था, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब ये म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी जब उन्होंने खोली थी, तब से लेकर आज तक राजीव ठक्कर और रौनक ओनकर दोनों 2013 से लेकर अब तक कंटिन्यू एक फंड मैनेजर रहे। फिर आप देख सकते हो ये रौनक ने अभी जस्ट रिसेंटली जून के 2022 में ही ज्वाइन किया है। उसके बाद ये आप राज मेहता देख सकते हो। राज मेहता दिसंबर 2015 के बाद से उन्होंने ज्वाइन किया और अभी तक कंटिन्यूसली एसेट मैनेजमेंट के म्यूचुअल फंड मैनेजर रहे उनकी स्कीम के। तो आप देख सकते हो 3 बड़े म्यूचुअल फंड मैनेजर है जो कंटिन्यूस अभी तक अपनी पारंपरिक एसेट मैनेजमेंट कंपनी के साथ कंटिन्यू किए हुए हैं, यानी कि एक अच्छी म्यूचुअल फंड का ये बेस बन चुके हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि एसेट मैनेजमेंट उनका कैसा है। तो आप देख सकते हो पिछले 2013 जनवरी में येलो लाइन जो है वो है कैटेगरी एवरेज और ब्लू लाइन है वो पारंपरिक को रिजेंबल करती है। तो आप देख सकते हो कि 2017, 18, 19, 20 2020 तक जो एसेट अंडर मैनेजमेंट था पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड का, वो बहुत ही कम था एज कम्पेयर टू कैटेगरी एवरेज। फिर जब उन्होंने रिटर्न देना चालू कर दिया 2021 में, तो आप देख सकते हो 2021-22 और अभी अक्टूबर 2022 में उनका जो भी करंट एसेट मैनेजमेंट है वो 27,712 करोड़ रुपीज़ का है। यानी कि बहुत अच्छा एक अपटेक आ गया है अपने रिटर्न्स आने के बाद। और ये हर साल एक यूनिट होल्डर्स का मीटिंग करते हैं, जो मैं रेगुलरली लास्ट ईयर भी अटेंड किया था और ये साल भी अटेंड किया था। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो फंड के रिटर्न्स है एज़ कम्पेयर टू BSE 500। BSE 500 मतलब जो अपनी इंडेक्स की टॉप 500 कंपनीज़ है उसको पूरा क्यूमुलेटिव कनेक्ट करके एक इंडेक्स बनाया गया है BSE 500 का, और ये है पारंपरिक का फ्लेक्सी कैप का फंड। तो आप देख सकते हो कि एक अच्छा सा आउट परफॉर्मेंस दिया हुआ है 2014 से लेकर जो काउंट किया है 2022 तक का। तो आप देख सकते हो एक अच्छा सा आउट परफॉर्मेंस है, लेकिन रिसेंटली पिछले एक साल में अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों। वो जब मैं म्यूचुअल फंड्स के जो स्टॉक्स जो होल्ड करते हैं, यूनिट्स होल्ड करते हैं, उसके बारे में जब मैं बताऊंगा तब आपको मैं डिटेल में समझाऊंगा कि परफॉर्मेंस क्यों नहीं आया है। तो चलिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के हिस्टोरिक सेक्टर एलोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हो कि रेड कलर है वो लार्ज कैप है, ब्लू कलर है वो अपना मिड कैप है और ग्रीन कलर है वो स्मॉल कैप है। जो ये जो एकदम लाइट ब्लू कलर का है ये ऊपर वाला वो है कैश और कैश इक्विवेलेंस। उसके बाद जो येलो वाला है वो है ओवरसीज़ में अमेजॉन, मेटा यानी कि फेसबुक, गूगल, अल्फ़ाबेट, वो सब कंपनीज़, सुजुकी ये होल्ड करती है ओवरसीज़ में। तो ये साल उन्होंने क्यों परफॉर्म नहीं किया उसके बारे में हम आपको बाद में डिटेल में समझाऊंगा, जो राजीव जी ने खुद एक्सप्लेन किया हुआ है अपने यूनिट होल्डर्स के मीट में, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यूट्यूब पे उन्होंने अच्छा सा एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, 2 से 3 घंटे का वीडियो है, वो मैंने पूरा अटेंड किया हुआ है। तो मैं आपको शॉर्ट में सब समझा देता हूँ। तो आप ये ग्राफ देख सकते हो कि 2013 के बाद से यानी कि 2014 से लेकर अब तक उन्होंने लार्ज कैप का उनका एलोकेशन बहुत ही तुरंत से बढ़ता जा रहा है, और जो ग्रीन वाला है वो है स्मॉल कैप। तो आप देख सकते हो कि स्मॉल कैप का मेजर एलोकेशन 2014 में था और 2014 के बाद उन्होंने स्मॉल कैप में अपना एलोकेशन कम कर दिया है। उसके बाद देख सकते हो कि ये जो डार्क पर्पल वाली वायलेट ये जो लाइन है वो रिजेंबल करती है मिड कैप, यानी कि मिड कैप का उनका एलोकेशन तकरीबन सेम ही रहा है, लेकिन अभी जस्ट रिसेंटली 2022 तक उन्होंने अपना मिड कैप का एलोकेशन भी कम कर दिया। फिर आप ये जो येलो लाइन दिख रहे हो वो है ओवरसीज़ इक्विटी मतलब जो यूएस में और अपने जापान में उन्होंने स्टॉक्स हेल्ड किए, वो उसके बारे में ये येलो लाइन दिखाता है। तो आप देख सकते हो एक सडन डिप आई थी 2018 में, और उसके बाद से उन्होंने फिर वापस से रिकवर करके अभी वो करंटली अपने ऑल टाइम हाई पे नहीं, अपने जब ओवरसीज़ का एक उनका जो ऑल टाइम हाई था वो यहाँ पे था सितंबर 2021 में उनका ऑल टाइम हाई सेक्टर एलोकेशन था, लेकिन अभी थोड़ा कम होकर तकरीबन 30% से कम होकर 25% या 20% तक आ चुका है। फिर ये जो आपको ऊपर की लाइन दिख रही है वो है कैश होल्डिंग। क्यों दिख रही है? क्योंकि आप देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग उनकी 2014 में थी और सबसे ज़्यादा कैश होल्डिंग उनकी 2018 में थी। तो अभी उनकी कैश होल्डिंग कम हो गई है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई से तो ज़्यादा ही है, तकरीबन 4.5-5% तक उनकी जो कैश होल्डिंग है वो भी दिख रही है यहाँ पे। फिर अगली साइड देख सकते हो कि हिस्टोरिक सेक्टर एलोकेशन में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा सेक्टर वाइज हम अगर देखें तो सबसे ज़्यादा जो ग्रे कलर की है वो फाइनेंस NBFC है। NBFC मतलब अभी जो बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व जो NBFC है वो किस में होल्ड करती है, वो सब ये सेक्टर एलोकेशन दिखाती है। तो आप ये जो ग्रे वाला देख रहे हो वो है NBFC का सेक्टर। फिर बैंक जो येलो वाला दिख रहा है, ये डार्क येलो नहीं, ये वाला, हाँ इसके ऊपर जो आपको दिख रहा है ये वाला वो है बैंक और प्राइवेट सेक्टर में लोग कितना होल्ड करते हैं वो है। फिर ये जो ग्रीन वाला दिख रहा है आपको मिसलेनियस दिख रहा है। मिसलेनियस मतलब जो उनके US की इक्विटी होल्डिंग्स है और जो आउट ऑफ इंडिया की जो इक्विटी होल्डिंग्स है वो आपको ये ग्रीन कलर में दिख रही होगी। फिर ये जो रेड वाला है वो रेड वाले बार हमें दिखाता है कि IT सेक्टर में उनका कितना होल्डिंग है। तो आप देख सकते हो कि IT सेक्टर में उनका सिमिलर ही होल्डिंग है, पिछले 2 साल से तो सेम ही रखा है। फिर ये जो ब्लू है वो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, मैं बताता हूँ कि ये HDFC बैंक में उन्होंने रखा है, जो ये ब्लू वाला दिख रहा है, यानी कि ये 1 साल 2 साल यानी कि 2018 सितंबर 2018 मार्च 2019 में उन्होंने रखा था। फिर वहाँ से इन लोगों ने निकाल दिया, पिछले 2-3 साल उन्होंने नहीं रखा। फिर सितंबर 2022 में उन्होंने वापस एंट्री किया और अक्टूबर 2022 में उनका 8% एलोकेशन है। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये जो अदर्स दिख रहा है, अदर्स का मतलब वो कैश होल्डिंग्स उनकी दिख रही है, कैश होल्डिंग्स उनकी 3-4% तक आ गई है। फिर ये जो ग्रीन वाला आपको दिख रहा है ये ग्रीन वो है FMCG मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स में उन्होंने ITC में एक अच्छा सा एलोकेशन लेकर रखा है, तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है। फिर ये जो ऑटो सेक्टर्स है, ऑटो सेक्टर्स का भी आप ग्राफ देख सकते हो, एकदम फ्लैट रहा है, कुछ ज़्यादा उन्होंने चेंजेस किए नहीं है। चलिए उसके बाद हम देखते हैं ट्रेलिंग रिटर्न, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही लगता है लोगों को। तो ट्रेलिंग रिटर्न्स में आप देख सकते हो कि ट्रेलिंग पिछले 1 साल में उन्होंने नेगेटिव 0.6% का रिटर्न दिया है, बल्कि उसी टाइम पे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने 7% का रिटर्न दिया है और इक्विटी लार्ज कैप ने तो 9 से 10% का रिटर्न दिया, यानी कि ये बहुत गंदा परफॉर्मेंस है पिछले 1 साल में। तो गाइस 1 साल का रिटर्न कभी भी आपको नहीं दिखता है।
अगर आप शेयर मार्केट में अगर आपको इक्विटी में एंट्री लेनी है तो मिनिमम 5 साल का तो होराइजन लेके ही चलिए। आप ये 1 साल का गंदा रिटर्न देख के यूट्यूब पे आके बहुत सारे यूट्यूबर्स वीडियो बना रहे हैं कि पराग पारेख का म्यूचुअल फंड मत खरीदिए, बेच दीजिए। तो गाइस मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद पराग पारेख म्यूचुअल फंड का एक यूनिट होल्डर हूँ, मैं खुद उसमें इन्वेस्टेड हूँ। तो गाइस आप भी कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कि अगर क्या आप भी पराग पारेख म्यूचुअल फंड और फ्लेक्सी कैप फंड में यूनिट्स होल्ड करते हैं, क्या आप भी उनके यूनिट्स होल्डर, क्या आपने भी उस म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हुए, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। फिर आप पिछले 3 साल के रिटर्न देख सकते हो। पिछले 3 साल के रिटर्न तो बहुत अच्छे। पराग पारेख फंड ने 23% के रिटर्न दिए, बल्कि उसी समय पे 3 साल ने फ्लेक्सी कैप फंड ने 18% के दिए हैं और लार्ज कैप ने 19% के दिए। यानी कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने लार्ज कैप से भी आउट परफॉर्म किया है और अपने कैटेगरी पीयर्स जो रहते हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी के, उनसे भी अच्छा आउट परफॉर्मेंस दिया। फिर पिछले 5 साल में भी उसने पराग पारेख फ्लेक्सी कैप में दोनों को आउट परफॉर्म किया है और पिछले 7 साल में भी पराग पारेख फ्लेक्सी कैप ने दोनों को आउट परफॉर्म किया है। उसके बाद हम देखते हैं कि कैलेंडर ईयर रिटर्न्स क्या है। कैलेंडर ईयर रिटर्न्स मतलब हर एक साल में क्या कैसा परफॉर्म किया। आपने यहाँ पे पिछले देख लिया कि चलिए पिछले 1 साल में अंडर परफॉर्म किया, लेकिन पिछले 3 साल में आउट परफॉर्म किया। तो पिछले 1 साल में तो ठीक है किया, लेकिन पिछले 3 साल का एग्रीगेट में आउट परफॉर्म किया, लेकिन इंडिविजुअल साल में कैसा किया, तो हम इंडिविजुअल हर एक साल का देखते हैं। तो आप देख सकते हो 2014 में अंडर परफॉर्म किया था पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने अपने फ्लेक्सी कैप कैटेगरी को, लेकिन उसने लार्ज कैप से तो अच्छे रिटर्न दिए। फिर 2015 में दोनों से आउट परफॉर्म किया है, 2016 में एकदम फ्लैट रहा है, 2017 में अंडर परफॉर्म किया है उसने, सही बात है। फिर 2018 में वापस आउट परफॉर्म किया 0. एकदम पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड ने तो 0.2% रिटर्न दिए, लेकिन फ्लेक्सी कैप कैटेगरी ने -3% के रिटर्न दिए और लार्ज कैप ने -1.4% के रिटर्न दिए। फिर 2019 में भी आउट परफॉर्म किया, 2020 में भी आउट परफॉर्म किया, 2021 में भी आउट परफॉर्म किया। 2022 जब खत्म होगा मार्च 2023 में कैलेंडर फाइनेंशियल ईयर खत्म होगा, तब उसका भी एक एनालिसिस आ जाएगा आपके सामने। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये पी रेशियो में बहुत सारे अभी लोग जा रहे हैं कि मार्केट्स बहुत ओवर वैल्यूड हो गए, चलिए हम वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करते हैं। तो गाइस ऐसा नहीं है, वैल्यू फंड में इन्वेस्ट करना सही बात है, लेकिन आप ये देखिए कि पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड एक ऑलरेडी वैल्यू ओरिएंटेड स्कीम है। आप देख सकते हो कि जो रेड वाली लाइन है वो पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड की पी रेशियो दिखाती है हमें, और ये जो ब्लू वाली लाइन है वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का ओवरऑल पी रेशियो दिखाती है, और जो ग्रीन वाली लाइन है वो BSE 500 का पी रेशियो दिखाती है। तो आप चेक कर सकते हो कि 2013 में पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पूरे फंड का पी रेशियो 11 था और पूरे फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पी रेशियो 21 था। तो आप देख सकते हो कि हमेशा फ्लेक्सी कैप फंड जो कैटेगरी है उससे कम पी रेशियो पराग पारेख म्यूचुअल फंड फ्लेक्सी कैप फंड का रहा है। तो आप हमेशा देख सकते हो कि 2022 में भी आप करंटली देख लीजिए कि फ्लेक्सी कैप फंड का पी रेशियो 38 है और लार्ज कैप फंड का पी रेशियो 22 है, लेकिन पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड का पी रेशियो 20 है, उससे भी कम। यानी कि कितनी अच्छी वैल्यू ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड स्कीम है। तो अगर आपको वैल्यू में इन्वेस्ट करना है तो आप खुद पराग पारेख को एक बार देख सकते हो, उसको एनालाइज कर सकते हो। फिर चलिए हम उसके स्टॉक्स के होल्डिंग्स के बारे में बात कर लेते हैं सबसे बड़ी, और जो उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्वेश्चन पूछे गए थे और क्या क्या रिप्लाई थे उनके फंड मैनेजर्स। पहले सबसे आपको मैं पराग पारेख म्यूचुअल फंड्स के इंपॉर्टेंट होल्डिंग्स के बारे में बता देता हूँ। सबसे पहला सबसे बड़ा होल्डिंग है बजाज होल्डिंग्स, जो 8.83% उन्होंने होल्ड किया हुआ है। फिर उसके बाद HDFC बैंक नहीं, कॉर्पोरेशन जो पेरेंट कंपनी है, जो मर्ज होने वाली अभी, उसका 8% एलोकेशन है। ITC का 7.64% एलोकेशन है। ICICI बैंक का 6% एलोकेशन है। एक्सिस बैंक का 5.5 से 6% एलोकेशन है। HCL का 5.6% एलोकेशन है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का 5.25% एलोकेशन है। अल्फाबेट यानी कि उसको हम गूगल के नाम से भी जानते हैं, उसका तकरीबन 5% एलोकेशन है। माइक्रोसॉफ्ट का 5% एलोकेशन है। कोल इंडिया का 4.5% एलोकेशन है। हीरो मोटोकॉर्प का 4% एलोकेशन है। अमेजॉन का 4% एलोकेशन है। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज जो है IEX, उसका 2.23% एलोकेशन है। CDSL का 2.12% एलोकेशन है। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का 1.88% एलोकेशन है। फेसबुक जो मेटा के नाम से भी जानी जाती है, उसका 1.75% एलोकेशन है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX का तकरीबन 1.38% एलोकेशन है। सन फार्मा का 1.16 है। जाइडस का 1.13 है। डॉक्टर जेडी का 1% है। इप्का लैबोरेटरीज का 1% है। NMDC का 0.98 तकरीबन 1% है और बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का 0.87% है और सिप्ला का 8.86% है। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में मैं बता देता हूँ क्या क्या पूछे गए थे। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर पे बहुत बुलिश हो, मतलब जो है खुद राजीव ठक्कर जी ने बोला है कि बैंकिंग सेक्टर में बहुत बुलिश है, क्योंकि अगर इंडिया को ग्रो करना है तो बैंकिंग सेक्टर को ग्रो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहला सवाल ये था कि अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इतने बुलिश हो तो आप सब बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स में क्यों इन्वेस्ट हो। जैसे कि आप देख सकते हो HDFC में इन्वेस्टेड, यानी कि इनडायरेक्टली HDFC बैंक में इन्वेस्टेड है क्योंकि मर्ज हो जाएगी। उसके बाद ICICI बैंक, एक्सिस बैंक में वो बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्टेड है। ऐसी बड़ी बड़ी बैंक्स में क्यों है? अगर वो इतनी ही बुलिश है तो कोई छोटी बैंक क्यों नहीं ढूंढते? जैसे कोई साउथ में बहुत पॉपुलर बैंक है, फिर कोई फाइनेंशियल सर्विसेज अभी जो नई खुली है, जैसे कि आप जान सकते हो कि AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, और ऐसी बहुत सारी स्मॉल फाइनेंस बैंक खुली है साउथ में, बहुत सारी बैंक खुली है। उस पर क्यों स्टॉक्स खरीद के आप अपने म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं? तो राजीव ठक्कर जी का खुद ये कहना था कि वो बहुत बड़ी बड़ी बैंक्स में इसलिए इन्वेस्टेड है क्योंकि वो पैन इंडिया में काम करती है। जैसे कि अगर साउथ में कोई प्रॉब्लम्स हो गई, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हो गई, या कोई फ्लड आ गया, कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया, या तो कोई भी क्रेडिट ग्रोथ की प्रॉब्लम आ गई कोई भी एक पर्टिकुलर रीजन में इंडिया के, और वो कोई बैंक सिर्फ वही सेक्टर में फोकस करती है, और वो अगर पराग पारेख फ्लेक्सी कैप वही बैंक को होल्ड करता है तो बहुत सारा नुकसान हो सकता है। इसलिए पैन इंडिया में जो ऐसी कंपनीज को बैंकिंग सेक्टर में होल्ड करते हैं कि पूरे इंडिया में उनका प्रेजेंस होना चाहिए। कोई पर्टिकुलर सेक्टर या पर्टिकुलर रीजन में सिर्फ अच्छा काम करके उनको ऐसी बैंक्स नहीं चाहिए, इसलिए ऐसी बैंक्स खरीदते हैं जो पूरे इंडिया में काम करती है। तो या कि पूरा इंडिया एक साथ ग्रो करेगा तो उनकी भी बैंक्स ग्रो करेगी। अगर सिर्फ कोई एक दो रीजन में प्रॉब्लम हो गई तो उनके पूरे बैंकिंग सेक्टर को एक मार या तो एक बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा, इसलिए वो बड़ी बड़ी बैंक्स को होल्ड करते हैं। उसके बाद उनका दूसरा क्वेश्चन था कि सर आप PSU बैंक्स, तो मतलब जब उन्होंने पहले इंटरव्यू लास्ट ईयर के यूनिट होल्डर में के मीटिंग में कहा था कि वो PSU को टच नहीं करेगी। PSU मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, या तो बैंकिंग या तो कंपनीज। तो अभी उन्होंने ये पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन और कोल इंडिया में क्यों एंट्री लिए? तो गाइस आप सब जानते हो कि अभी कोल इंडिया ने एक रिसेंटली अप ट्रेंड दिया है और उनके जो अभी डिविडेंड डील्स थे वो भी बहुत हाई है। तो राजू जी का ये कहना है कि उनको एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि उनका PE रेशियो बहुत कम था, उनका PB भी बहुत कम था, प्राइस टू बुक वैल्यू, और उनका डिविडेंड डील भी बहुत ज़्यादा था और बहुत ही अंडर वैल्यूड कंपनीज थी। तो इसलिए उन्होंने इस PSU सेक्टर्स में एंट्री ली और उन्हें बहुत अच्छे रिटर्न्स भी कमाए। ऐसा नहीं है कि बहुत नुकसान हो गया, बहुत अच्छे रिटर्न्स कमाए और एकदम सही टाइम पे एंट्री ली थी। और जब वो पीक आ जाएगा
ये पीएसयू कंपनीज का, तब वो स्टॉक्स बेच भी देगा, उन्होंने ऐसा भी कह दिया। अगला सवाल राजीव ठक्कर जैसे ये पूछा गया था कि आप इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में अभी क्यों इन्वेस्टेड है, जबकि उसका कॉम्पिटिटर मार्केट में आ गया है और खुद इंडियन एनर्जी एक्सचेंज का स्टॉक प्राइस पिछले एक साल में 30 से 40% नीचे गिर चुका है। तो राजीव जी का कहना यह था कि जैसे कि स्टॉक मार्केट में एनएससी और बीएससी दो डिओपली, अगर आपको प्राइस डिस्कवरी चाहिए यानी कि एक करेक्ट स्टॉक प्राइस चाहिए तो आप एनएससी में ट्रेड करते हो। अगर आपको बीएससी में कोई आईपीओ आया, अगर आपको आईपीओ खरीदना है तो मोस्टली जो आईपीओ आते हैं वो बीएससी में जाकर ट्रेड करते हैं। तो वैसे ही आईएक्स और उसका कॉम्पिटिटर एनर्जी मार्केट में ट्रेड करके भले ही आईएक्स से अपना मार्केट शेयर थोड़ा सा घुमाया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आईएक्स कंपनी डूब जाएगी। आईएक्स एक अच्छी कंपनी है और इसलिए उसमें करंटली होल्ड करते हैं और आगे भी होल्ड करते रहेंगे। अगला सवाल ये पूछा गया था कि आप मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज क्यों होल्ड करते हो, क्योंकि ये एक पेड ब्रोकरेज सर्विसेज है। ऐसा सवाल पूछा गया था कि एक पेड ब्रोकरेज सर्विसेज है और अभी जीरोधा और एंजल वन जो मार्केट में आया है वो फ्री ब्रोकरेज चार्जेस फ्री ब्रोकरेज करके लोगों का अट्रैक्शन जीत रहे हैं और बहुत सारे कस्टमर्स जो छीन रहे हैं यानी कि मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं मोतीलाल ओसवाल से। तो अभी आप मोतीलाल ओसवाल में एग्जिट क्यों नहीं लेते और एंजल में एंट्री क्यों नहीं लेते, क्योंकि एंजल वन ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है अभी आईपीओ के बाद से। तो राजीव जी का खुद ये कहना था कि वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इसलिए इन्वेस्टेड नहीं है क्योंकि उनका ब्रोकरेज का बिजनेस है, लेकिन मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बैंकिंग का सेक्टर भी है जिसमें वो होम लोन देते हैं, हाउसिंग फाइनेंस देते हैं। मतलब अगर इंडिया को ग्रो करना रहेगा तो उनका हाउसिंग फाइनेंस बिजनेस अच्छा करेगा। फिर उनका मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज का एक पीएमएस स्कीम करके भी है। पीएमएस स्कीम मतलब पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में वो प्रॉफिट वो शेयर करते हैं। मतलब अगर आपने पैसे दिए अपने मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज पीएमएस मैनेजमेंट के लिए तो उन्होंने तकरीबन 1 लाख का अगर प्रॉफिट कमाया तो 20% वो रख लेगा और 80% आपको देगा। उनका वैसा प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन रहता है, तो यानी कि वो भी एक अच्छा सा कैश का बन चुका है, इसलिए वो मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज में इन्वेस्टेड है। फिर वो बोलते हैं कि मैं अपने ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ब्रोकरेज सर्विसेज के लिए मोतीलाल इसमें इन्वेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन ये एक साइड किक है। और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स रहते हैं जो बहुत, और कुछ लोग ऐसे रहते हैं कि उनको अपने बहुत ज़्यादा बड़े बड़े पोर्टफोलियो जाते हैं, तो वो ऐसी बड़ी बड़ी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और फाइनेंशियल सर्विसेज स्कीम्स में चले जाते हैं। और या तो वो कोई बहुत अच्छी ब्रोकरेज सर्विसेज लेते हैं ताकि अगर कोई अभी देखिए FTX का स्कैम हो गया, वैसे अगर कोई और ऐसे स्कैम हो जाएगी इंडिया में और उनके सब लोगों को डर रहता है अपने दिमाग में कि मेरे शेयर्स कहीं वो लेके डूब ना जाए, तो इसलिए वो बड़े बड़े फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ अलाइन रहते हैं, मतलब उसमें अपने शेयर्स होल्ड करते हैं ताकि उनका बहुत बड़ा नुकसान हो जाए जब बहुत बड़े पोर्टफोलियो हो जाते हैं। तो इसकी वजह से वो एक ऐसा, तो उन्होंने कहा है कि जीरो ब्रोकरेज चार्जेस कोई लाइफ टाइम नहीं रहने वाला है और जो अगर लाइफ टाइम रहेगा भी तो बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएगी। अभी एक लिमिट आ चुकी है और आगे जाके जो ऐसे पीएमएस स्कीम्स है वो आगे जाके टेक ओवर कर लेंगे, उनका ऐसा कहना था। अभी मेन क्वेश्चन आता है कि यूएस की कंपनीज़ ने कैसा परफॉर्म किया है। तो राजीव जी का क्वेश्चन, उन्होंने खुद एक सेमिनार में मतलब पीपीटी लेके समझाया था ये 4 स्टॉक्स के बारे में, तो चलिए उसके बारे में डिस्कस करें। तो सबसे पहला सवाल राजीव जी ने ये आंसर किया था कि अल्फाबेट यानी कि गूगल जो कंपनी है वो अभी 5.18% होल्ड करती है, तो उसका जो स्टॉक प्राइस गिर गया उससे क्या होने वाला है, और जो अभी गूगल एक्सपेरिमेंट कर रही है नए नए फील्ड्स में एंट्री ले रही है उसकी वजह से गूगल के स्टॉक प्राइस को क्या अफेक्ट कर सकता है। तो राजीव जी का ये कहना था कि गूगल ने पिछले 2-3 साल मतलब जब यूट्यूब एक्वायर किया था तब एकदम यूट्यूब नया नया था और बहुत सारे लोगों ने गूगल को अप्रिशिएट नहीं किया था, इनकी बहुत सारी गालियाँ दी थी, बोला था कि आप यूट्यूब को खरीद रहे हो, यूट्यूब चल नहीं रहा है और आगे चलने भी नहीं वाला है। तो आप देख सकते हो यूट्यूब ने कितना अच्छा प्रोग्रेस किया। आप ये वीडियो खुद यूट्यूब पे देख रहे हो और बहुत सारे क्रिएटर्स लोग आके यूट्यूब पे पैसा बना रहे हैं और इसकी वजह से यूट्यूब को भी बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और उसकी वजह से गूगल को भी प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप जान सकते हो कि जो बिगेस्ट सर्च इंजन है वो फर्स्ट बिगेस्ट सर्च इंजन गूगल खुद है और सेकंड बिगेस्ट सर्च इंजन यूट्यूब खुद है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड पोजीशन दोनों इंडायरेक्टली गूगल ही अल्फाबेट यानी कि गूगल कंपनी ही होल्ड करती है। फिर गूगल खुद पैसे देती है एप्पल को अपना एक सर्च इंजन बना के डिफॉल्ट सर्च इंजन रखने के लिए, तो उसकी वजह से भी गूगल के थोड़े बहुत पैसे जाते रहेंगे एप्पल के उसमें, लेकिन उनको एप्पल के कस्टमर्स भी मिलते हैं, उनको एंड्रॉइड के कस्टमर्स भी मिलते हैं। फिर जो एंड्रॉइड है वो एंड्रॉइड खुद एक गूगल का सब्सिडी एक प्रोडक्ट है उसका मतलब। तो आप देख सकते हो कि जो ऐप स्टोर है, ऐप स्टोर की वजह से कितने पैसे उनको डेवलपर्स से मिलते हैं गूगल को। तो उन्होंने कहा कि ये टेम्परेरी फेज़ है जो गूगल अभी डाउन ट्रेंड में गया है, बाद में जब रिकवर करेगा तब अच्छा रिकवर करेगा। और अभी जो बाकी जो उनके नए वो अभी ये कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको अभी मिल रहे हैं। जैसे कि अभी पिछले जब उन्होंने यूट्यूब एक्वायर किया था, तब जब यूट्यूब एक्वायर किया था वो एक एक्सपेरिमेंट ही था, लोगों को पता नहीं था वो चलने वाला है कि नहीं चलने वाला है। तो यूट्यूब जो उन्होंने जब लोगों ने वो टाइम पे गूगल के शेयर्स खरीदे रहेंगे उनको तो एक्चुअली यूट्यूब फ्री में मिला, और अभी ये जो यूट्यूब इतना सक्सेस कर चुका है उसका रिटर्न उनको अभी मिला है। तो अगर फेल भी हो गया तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं था, और अगर यूट्यूब जितना सक्सेस आ गया फ्यूचर में तो बहुत अच्छी बात हो गई। उनका कहना ये था। फिर दूसरा है माइक्रोसॉफ्ट का उसका राजीव जी का कहना ये है कि उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट इसलिए अभी तक होल्ड किया क्योंकि जो सर्विसेज है यानी कि माइक्रोसॉफ्ट 365 आप देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट फैमिली देखते हो, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट के बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स है। माइक्रोसॉफ्ट के अभी जो चिप्स बनते हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कंप्यूटर्स आते हैं, फिर उसमें विंडोज़ जो ये रहता है, तो वो सब माइक्रोसॉफ्ट की एक अच्छी प्रोडक्ट सर्विसेज है। और उनकी जो प्रोडक्ट सर्विसेज में उन्होंने अभी सर्विसेज चार्ज करके पैसे चार्ज करना शुरू किया, उसकी वजह से एक बहुत अच्छा कैश का बन चुका है माइक्रोसॉफ्ट, इसलिए अभी करंटली होल्ड करते हैं। फिर उनका नेक्स्ट था अमेजन के ऊपर। तो वो बोलते हैं, राजीव जी बोलते हैं कि अमेजन में उन्होंने 4% अभी होल्ड किया हुआ है क्योंकि अभी अमेजन एक अच्छा सा कैश का उनका जो AWS सिस्टम है, AWS मतलब जो वेब सर्विसेज है, अमेजन वेब सर्विसेज, वो एक अच्छा कैश का बन चुका है और आगे फ्यूचर में बहुत सारा ग्रोथ होने वाला है क्योंकि क्लाउड इंडस्ट्री में एक उनको ग्रोथ दिखता है। जैसे कि गूगल भी अभी क्लाउड इंडस्ट्रीज में आया है, जैसे कि अभी आप सब देखते हो ड्राइव जो गूगल फोटो से वो सब क्लाउड ही है ना, तो उनका AWS सिस्टम अमेजन का भी एक क्लाउड वेब सर्विसेज है और वो भी एक अच्छा खासा ग्रोथ करने वाला है, इसलिए वो अभी करंटली अमेजन में इन्वेस्टेड है। अगला था उनका मेटा के बारे में। मेटा यानी कि फेसबुक, आप सब जानते हो कि फेसबुक ने रिसेंटली एक साल में अपना 70% मार्केट शेयर घुमा दिया, यानी कि स्टॉक 70% से नीचे गिर गया। तो राजू जी को ये सवाल पूछा गया था कि अभी भी आप फेसबुक में बुलिश हो कि आप अभी इन्वेस्टेड क्यों हो। तो उन्होंने कहा कि फेसबुक एक ऐसी कंपनी है जिसका भी करंट पी रेशियो 7 पे चल रहा है, यानी कि आप सोच सकते हो कि कोई भी कंपनी जो इतनी अच्छी है उसका पी रेशियो 7 पे कैसे चल सकता है, तो उनको एक बहुत अच्छा वैल्यू दिखता है फेसबुक में, इसलिए वो अभी करंट इन्वेस्टेड है। और आगे जाके जब अपनी सेबी एक या तो RBI जब कैप हटा देगी आउटसीज इन्वेस्टमेंट के लिए, तब वापस से वो इन्वेस्ट कर देंगे फेसबुक में। तो उनका ये कहना था कि
जब सिर्फ फेसबुक, एक अकेला फेसबुक आपको मालूम है ऐप था, तो तब उनके पास यूट्यूब अपना सॉरी इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप नहीं था। तो जब उन्होंने इंस्टाग्राम और व्हाट्सअप को अक्वायर किया, तो आप देख सकते हो कि उन्होंने कितने सारे कस्टमर्स को अक्वायर किया और कितना सारा डेटा अक्वायर किया। तो उसकी वजह से बहुत अच्छी कंपनी बन गई है, जिसके पास फेसबुक के पास जो बहुत सारा डेटा कलेक्ट करती है और एडवर्टाइजमेंट देती है। तो अभी लोग बोल रहे हैं कि मेटा एक बहुत बेकार चीज़ है, फेसबुक उसमें से पैसे उड़ा रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि जब फेसबुक ने पैसे उड़ाए थे अपने व्हाट्सअप को अक्वायर करने के लिए और इंस्टाग्राम को अक्वायर करने के लिए, 1 बिलियन का उन्होंने व्हाट्सअप अक्वायर किया था, तब तभी भी लोग बोल रहे थे कि पैसे उड़ा रहे हैं। तो गाइस, ये ऐसी कंपनीज है जो एंटरप्रेन्योरशिप करती है और ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करती है। कुछ कुछ उनकी बेट सही चली जाती है और कुछ कुछ गलत चली जाती है। तो अगर आप आज के दिन में फेसबुक में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी कि आपको अब उनका जो मेटा का बिजनेस है वो तो आपको फ्री में मिल रहा है, क्योंकि लोगों ने मेटा के बिजनेस को वैल्यू नहीं किया। अगर मेटा का बिजनेस अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम के जितना सक्सेसफुल हो जाएगा, तो आप सोचो आपको कितने अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो उनका यही कहना था कि आउटसीज जो ये 4 कंपनीज है उनके बारे में उनका राजीव जी का क्या राय है और आगे क्यों होल्ड करने वाले हैं, उनका ये जवाब था। तो गाइस, ऐसे वीडियोस को देखने के लिए प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।